हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम संघीय मंत्री परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख पदाधिकारी गण जैसे कि उप प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष आदि से जुड़े कुल 50 वीवीआई प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री का। ठीक, ये जो उप प्रधानमंत्री का पद है यह कोई संवैधानिक पद नहीं है और इसके पास कोई विशिष्ट शक्तियां नहीं होती और ये इनके पास कोई महत्वपूर्ण विभाग भी नहीं होता। ठीक, ये कैबिनेट के एक सदस्य के समान होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था। देखिए, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था तो राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। ठीक, उप प्रधानमंत्री जो होते हैं वह प्रधानमंत्री के प्रतियोगी होते हैं। प्रतियोगी मतलब कंपटीटर। ठीक, अगर मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री हुए और उप प्रधानमंत्री दोनों हुए तो कुछ शक्तियां हैं कि उप प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा कि राजनीतिक व्यवस्था कमजोर होगी। ठीक, तो इसलिए उप प्रधानमंत्री का पद क्या है, यह राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का। तो देखिए, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का क्या होता है, तो प्रतियोगी होता है। ठीक, भारतीय राजनीति में क्या होता है कि उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब तक भारत के कुल 7 प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक, अब तक भारत के कुल 7 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें सबसे प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनका कार्यकाल 1947 से 1950 तक था। ठीक ना। और भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री तो लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। तो देखिए, मोरारजी देसाई। ठीक, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मोरारजी देसाई हैं ये पहले खुद भी उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ठीक, मोरारजी देसाई पहले खुद उप प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन 1977 ईस्वी में इनकी सरकार बनी और जब इनकी सरकार बनी तो उस समय दो प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। वो कौन थे, तो एक थे चौधरी चरण सिंह और एक जगजीवन राम। ठीक, एक चौधरी चरण सिंह और एक जगजीवन राम। हमारा अगला प्रश्न है, 1977 से 1979 के दौरान प्रधानमंत्री के उप प्रधानमंत्री रहे। देखिए, 1977 से 1979 तक कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, यही दोनों थे। किनके प्रधानमंत्रित्व काल में, तो वो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर भारत के जो 7 उप प्रधानमंत्री रहे उनका मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक, आप इसको अपने पास रख लेंगे। वैसे ये सभी महत्वपूर्ण नहीं हैं, इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण है, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतिम उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और 2 महत्वपूर्ण हैं जो एक साथ उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। कौन, तो चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। और बाकी का आप है कि आपकी मर्जी है तो याद कर लीजिए, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। तो अब तक 7 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। देखिए, उप प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है, यानी ऑप्शन सी यही सत्य है। ठीक, उप प्रधानमंत्री के बारे में क्या कथन सत्य है, तो देखिए, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही यह संवैधानिक मान्यता है, तो यही कथन उप प्रधानमंत्री के बारे में सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो सरदार पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, ये तीनों तो उप प्रधानमंत्री थे ही। ये जो हैं बीडी जत्ती, ठीक है, बीडी जत्ती ये भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर कभी नहीं रहे हैं। बीडी जत्ती भारत के उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक 5 सालों का रहा। ठीक, बीडी जत्ती भारत के उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक 5 सालों का रहा। और 1977 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद 6 माह तक ये जो बीडी जत्ती हैं यह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? तो देखिए 1967 से 1969 तक। ठीक, 1967 से 1969 तक मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। और उस समय प्रधानमंत्री पद पर कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होने चाहिए? देखिए, यानी कोई दल है उसको विरोधी दल की मान्यता कब मिलेगी? उसको लोकसभा में विरोधी दल की मान्यता कब मिलेगी? जब लोकसभा का कुल सीट जितना है उसका कम से कम 10% सीट उस विरोधी दल के पास होने चाहिए। मतलब 10% सीटों पर उसकी जीत होनी चाहिए, तभी उसको विरोधी दल की मान्यता मिलेगी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री। ठीक, यानी लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधा और मान्यताएं प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। ठीक ना, लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह। ठीक, राम सुभग सिंह लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। ठीक है, और राम सुभग सिंह 1969 ईस्वी में लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी थे। ठीक, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? तो वाई.वी. चौहान। ठीक ना, वाई.वी. चौहान को 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली थी तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? तो मनमोहन सिंह। देखिए, मनमोहन सिंह भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे, साथ ही वे एक अर्थशास्त्री भी थे। ठीक ना, ये जो मनमोहन सिंह हैं ये 2004 से 2014 तक यानी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर इनको जीत मिली थी और ये लगातार 10 सालों तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। ये कभी भी लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर नहीं रहे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी, यानी मनमोहन सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। इनका चुनाव करवाता कौन है? तो यानी प्रोटेम स्पीकर। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है और इनका जो चुनाव करवाते हैं वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर होते कौन हैं? तो लोकसभा के जितने भी सांसद होते हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है,
लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मैंने अभी तुरंत बताया कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और ये जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होते हैं ये मुश्किल 2-3 दिन के लिए ही चुने जाते हैं, ठीक ना। ये तभी तक रहते हैं अपने पद पर जब तक कि नए लोकसभा अध्यक्ष ना चुने जाएं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? तो सभी सांसदों को शपथ ग्रहण कराना, ठीक ना। यानी ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ये सभी सांसदों को शपथ ग्रहण कराते हैं और नए लोकसभा अध्यक्ष चुना जाए उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कौन करवाते हैं? तो यही प्रोटेम स्पीकर ही करवाते हैं और ये 2-3 दिन के लिए ही चुने जाते हैं, ठीक ना। ये एक अस्थायी पद होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेता है? देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के आम सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, ठीक। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह एक सांसद के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष बन गए तो उनके लिए कोई खास शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करवाया जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति बनने पर उनके लिए अलग से होता है कि राष्ट्रपति अपने पद के लिए शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष ये एक अलग पद है, ठीक। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष के लिए कोई विशेष शपथ ग्रहण करवाया नहीं जाता, बल्कि वो एक सांसद के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं बाकी सांसदों की तरह। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। यानी लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही कोई सांसद लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दल से क्या है कि इस्तीफा दे दें, ठीक ना। वो अपने दल से इस्तीफा देंगे तभी वो निष्पक्ष होकर के स्पीकर की भूमिका निभा पाएंगे, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। यानी कि अल्पकालीन अध्यक्ष कौन? वही प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है, ज्येष्ठतम, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो वही राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। वही अल्पकालीन अध्यक्ष होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं तो लोकसभा के, ठीक। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा के सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना पद अगली लोकसभा के गठन के बाद खाली करते हैं, ठीक ना, ठीक। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वे अपना पद अगली लोकसभा के गठन के बाद खाली करते हैं। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन अगर वो बीच में अपने पद से इस्तीफा देना चाहें तो वो इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? देखिए, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना हो अपने पद से यानी त्यागपत्र देना हो तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। और दोस्तों क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा में जितने भी सांसद हैं वो उनके खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ मतदान कर दिए कि आप लोकसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा दीजिए, आप हटिए वहाँ से, तो उनको हटना होगा, ठीक। और इसकी सूचना लोकसभा के जो स्पीकर हैं या फिर लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको 14 दिन पहले देनी होगी। कौन देंगे? तो सभी सांसद मिल करके देंगे और सभी सांसद बहुमत से उनके खिलाफ वोट करेंगे तभी उनको पद से हटाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर, ठीक ना। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे पद से हटाया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 94 के बी में है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको प्रतिमाह 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हम ऑप्शन डी को देखते हैं। देखिए, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा, यही कथन सही है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है, यानी स्पीकर को है।
निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? स्पीकर को है। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक पारित होता है तो आधे लोग उसका समर्थन करें और आधे लोग उसके विरोध में हो जाएं, तो फिर निर्णायक मत कौन देगा? तो निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, ठीक। और लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देंगे, फिर अगर वो चाहे विरोध में दे दें या फिर समर्थन में दे दें, तो लोकसभा अध्यक्ष जिसके पक्ष में मत देंगे निर्णय उसी के पक्ष में होगा। मतलब निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को, तो लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। मतलब कि मैंने अभी तुरंत बताया कि जब विधेयक के समर्थन में या फिर उसके विरोध में बराबर मत प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में यानी टाई होने पर लोकसभा के अध्यक्ष को मत देने का अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? देखिए लोकसभा अध्यक्ष क्या है कि अपना त्याग पत्र वही किसको संबोधित करेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। हमारा अगला प्रश्न है यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए मान लीजिए कि कभी ऐसी स्थिति आ गई कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अपने पद पर न हों, तो वैसी स्थिति में लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य करते हैं। मतलब है कि देखिए वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि लोकसभा में से किसी एक सदस्य को चुन करके उसी को चेयरपर्सन बना देते हैं, ठीक, और फिर वही लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। कहने का अर्थ है कि यही कि लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक। मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन का मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक एक साथ हो गई, तो उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक। दोस्तों अगर मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हों, फिर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, ठीक। फिर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता या तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे या फिर उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो वैसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो देखिए लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं, ठीक। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का, ठीक। देखिए लोकसभा का अलग नियम समिति होता है और राज्यसभा का अपना अलग नियम समिति होता है। लोकसभा के नियम समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष सहित लोकसभा के नियम समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के नियम समिति में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति सहित कुल 16 सदस्य होते हैं, ठीक। लोकसभा के नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के नियम समिति में राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति सहित कुल 16 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो देखिए लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने पर लोकसभा अध्यक्ष सदन का स्थगन कर सकते हैं और सदन का निलंबन कर सकते हैं, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है
लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कौन करता है? तो देखिए, लोकसभा के महासचिव को नियुक्त लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, महासचिव के चुनाव का विशेष अधिकार सदन के स्पीकर के पास होता है, जिनका चुनाव वो सदन के नेता और सदन के विपक्ष नेता को संज्ञान में लेकर करते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है, यानी स्पीकर को है। हमारा अगला प्रश्न है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? लोकसभा के स्पीकर, यानी लोकसभा के स्पीकर ही ये निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। और दोस्तों, आप लोग जान लीजिए कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष में। ठीक है ना, मतलब लोकसभा का सचिवालय किसके संरक्षण में कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? तो देखिए, वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार क्या क्या हैं तो आप जान लीजिए। यह निश्चित करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, या फिर सदन की कार्यवाही व प्रतिक्रियाओं का कार्य संचालन करना, और सदन की समितियों में सदस्यों की नियुक्ति करना। ए, बी और डी ये तीनों ही लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य हैं, लेकिन सी वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना ये लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? तो निर्वाचित किया जाता है। ठीक, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वही लोकसभा यानी सांसदों में से ही कोई एक व्यक्ति होते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं, और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर हैं। वो कब बने थे? तो स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी में। ठीक, और ये जो जीवी मावलंकर हैं, इनको दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। अरे, स्पीकर को ही अध्यक्ष कहते हैं। ठीक ना, तो जीवी मावलंकर ही होंगे। और दोस्तों, जानते हैं स्पीकर कौन होता है? आप लोग देखते होंगे लोकसभा में जब सेशन चल रहा होता है तो बहुत से लोग नीचे में कुर्सी पर बैठे होते हैं, और एक जो आदमी होता है जज के तरह ऊपर में बैठा होता है। ठीक, और नीचे में सब लोग काँव काँव करता है, चिल्लाता है, तो ऊपर से बोलते हैं शांत रहो, नहीं तो देखते हैं ऊपर से वो आदमी चिल्लाता है, वही है स्पीकर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।